अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 1 कवर किया था और कुछ बेसिक्स चीज जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड था। क्योंकि हम लोग जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था, तो वो एक तरह का पार्ट 1 समझ लीजिए। और ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का उसके आगे का पोर्शन। तो फिर फिलहाल हम लोग कुछ बेसिक्स जान रहे हैं, जिससे हम लोग को ये पोर्शन भी समझ में आएगा। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखा था, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। ये सब का हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था, ठीक है। तो उसी से हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे। आज के क्लासेस में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस का जो 2 लॉज था, फैराडेज लॉ का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो ये एक तरह का रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हैं इसको। इसमें हम लोगों का डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे हम लोग को अलग अलग मेटल्स को अरेंज किया हुआ रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब व्हेन मेटल्स या नॉन मेटल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? व्हेन metals or non-metals are arranged in increasing or decreasing order of their reduction potential or oxidation potential। then it is known as electrochemical series। then the series formed is known as electrochemical series। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें कैसे हम लोग इसको अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं। हम लोग के पास जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जब एक कंटेनर में रखा जाता है, तो उसके बीच में एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, और वही कहलाता है उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो अगर ये इलेक्ट्रोड को हम लोग डिप कर दिए, मान लो जिंक का इलेक्ट्रोड है और इसको इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिए, या कॉपर का इलेक्ट्रोड है इसको डिप कर दिए, तो अगर इस सॉल्यूशन में CuSO4 है, इस सॉल्यूशन में ZnSO4 है, तो होता क्या है कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और यह Zn2+ में टूटता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रह जाता है इलेक्ट्रोड पे। यहां पर क्या होता है, सॉल्यूशन से Cu2+ यहां पर आता है, किस पर, इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रोड को अलग अलग सॉल्यूशन में डाले हैं, तो यहां पर जिंक का हम लोग क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बात करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बात करते हैं। और यहां पर चूंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है इसके में,
तो यहां पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल का बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल का बात करेंगे। ठीक है, तो दो तरह का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन के गेन करने का टेंडेंसी, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन के लूज करने का टेंडेंसी। ठीक है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड के बीच में, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं करस्पॉन्डिंगली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको नोट कर लें। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इस सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे इस सीरीज में अरेंज है, और इस सीरीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग उसका बात करते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है सेल बनाने में, इस सीरीज का क्या योगदान है, उसको हम लोग बात करते हैं। तो इस सीरीज में जो सबसे लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो सीरीज है, या तो हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आधार पे भी सजा सकते हैं या रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे सजा सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोल रहा है, कोई क्वेश्चन भी आ रहा है, तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को ही मान के चलेंगे कि वो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है, या अदरवाइज हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और उसका स्टैंडर्ड को दिखाने का तरीका है कि उसके आगे ई नॉट लगाते हैं कि ना, यहां पर लिखा रहता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, और ये होता है माइनस ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल भी मालूम है, क्योंकि उसके आगे माइनस लगा दीजिए। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल मालूम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम है तो उसको अपोजिट कर देंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल भी मालूम हो जाएगा। ये नॉट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बताता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल को बताता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल का बात करता है। और इस स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब होता है हम लोग कंसंट्रेशन जो है सेल का 1 m रखते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और प्रेशर 1 atm रहते हैं। ये हम लोग का स्टैंडर्ड कंडीशन है। कौन कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर में, तो हम लोग मेटल के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक। फिर इसके करस्पॉन्डिंगली हम लोग ऊपर से जाएंगे। ठीक है, आयरन, क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Pt एंड Au। लास्ट फ्लोरीन, एक फ्लोरीन को ले लेते हैं, ऐसे हम लोग सिर्फ मेटल का देख रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बाकी सारा मेटल्स का है। तो यहाँ पर ये क्या है सीरीज, ये सीरीज में अगर हम डाउन जाएंगे मतलब इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है, और फिर से आपको यहाँ जाना है। ये पूरा एक लाइन से ये सीरीज चल रहा है, एकदम नीचे की ओर जा रहा है। ये टॉप है और ये बॉटम ऑफ द सीरीज है। तो इस सीरीज में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम ऑफ द सीरीज reduction potential increases, whereas oxidation potential decreases। ठीक है, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी घटेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी बढ़ेगा उतना ज्यादा उसके लूज करने का टेंडेंसी घटेगा, अपोजिट है एक दूसरे का। यहां पर हम लोग देख चुके हैं।
तो ये सीरीज का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, पहले तो इस सीरीज को नोट करें, ठीक है। लास्ट में अल्युमिनियम, मैग्नीज और जिंक है, आयरन, क्रोमियम, कोइडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड मरकरी। ये मरकरी है, चलिए इसको नोट करें। अब इस सीरीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ एप्लीकेशन है। जैसे अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का बात अगर हम लोग करें इस सीरीज का, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस सीरीज में। जैसे अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें या इसका सीरीज का एप्लीकेशन का बात करें, तो इसमें होता क्या है, जो एलिमेंट्स, ये हाइड्रोजन हम लोग का एक रिफरेंस हो गया। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये एक रिफरेंस है, रेफरेंस। इस सीरीज में जितने भी ऊपर रहते हैं, ठीक है, सबका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आता है और इसके नीचे सबका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल आता है। और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं वो 0 लेते हैं, और इसी के रेफरेंस में ऊपर वाला सब नेगेटिव होता है और नीचे वाला पॉजिटिव। यानी सबसे मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का होता है और सबसे लीस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का होता है, ठीक है। तो बोला जाए कि फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है इस सीरीज में, ठीक है, और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल इस सीरीज में लिथियम का। यानी लिथियम के गेन करने का टेंडेंसी सबसे कम है और फ्लोरीन के गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इसका ये मीनिंग है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग को कि इस सीरीज में कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस 0 वोल्ट, और lithium has least reduction potential, least value of reduction potential, मतलब मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसका, मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और फ्लोरीन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी मोस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसका। अब हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशन का बात करते हैं। क्या इसका एप्लीकेशन है, जैसे इस सीरीज में जो सबसे टॉप है, हम लोग हमेशा इसको एनोड बनाते हैं और जो बॉटम है उसको क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। ये जो है ऊपर से नीचे जाने पे रिएक्टिविटी घट रहा है और थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो साइज बढ़ने से भी क्या होता है कि जल्दी तोड़ना हो जाता है, ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करता है। तो ऊपर वाला ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है और ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल, जितना नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी। यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी घटेगा और टॉप टू एटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी, यानी ऑक्साइड्स का अगर बोले तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होता है, डिक्रीज करता है इस सीरीज में, ठीक है। बाकी इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख सकते हैं। ऊपर वाला हमेशा इस सीरीज में नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाले इस सीरीज में नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग के पास एक नेगेटिव वाले का भी लिख लेते हैं, जैसे कि ये तो मेटल के लिए है, इसको हम अगर बोल दें हाइड्रोजन और इसको फ्लोरीन को छोड़ दें तो ये एक तरह का मेटल का सीरीज है। इसी तरह से नॉन मेटल के लिए क्या होता है, आयोडीन, आयोडीन के बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और ये फ्लोरीन। ये है नॉन मेटल के लिए जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है।
और ये सब प्राय कैटायन के लिए है। कैटायन में हम लोग को काम आएगा क्योंकि हम लोग का जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल रहेगा उसमें कैटायंस और एनायंस होता है। तो कैटायंस का समझिए ये सीरीज है कि अगर एक से ज्यादा कैटायंस आ गया सॉल्यूशन में तो कौन जाके डिस्चार्ज होना है, किसको पहले डिस्चार्ज होना है, तो इस सीरीज में जो नीचे रहेगा वो पहले जाके डिस्चार्ज होगा। ठीक है, उसी तरह से इस सीरीज का भी वही बात है, जो नीचे रहेगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। और यही चीज अगर एनायंस का बात करें तो एनायंस में क्या होता है, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड OH-, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये एनायंस के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनायंस के लिए है। इसमें क्या होता है, इसमें जो नीचे रहेगा वो पहले जाके क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ये सीरीज जो है पहले जाके अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ये डिस्चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन करेगा। ठीक है, तो इसमें जो नीचे रहेगा वो पहले, क्योंकि यहां पर ये जो है असल में एनोड के लिए है ये सीरीज, और ये सीरीज कैथोड के लिए है। यानी ये हमेशा क्या है, एनोड बनाएंगे ये सबको, और ये सबको क्या बनाएंगे सीरीज में, कैथोड। तो हम लोग के पास, इसको पहले नोट कर लें। चलिए, इस सीरीज में हम लोग ये देखते हैं कि टॉप ऑफ द एलिमेंट इन दिस सीरीज बिकम्स एनोड। जो ऊपर में होता है उसको एनोड बनाते हैं, और जो नीचे में होता है उसको क्या बनाते हैं, कैथोड। बिकम्स एनोड एंड बॉटम ऑफ द सीरीज, यानी बॉटम इन द सीरीज बिकम्स कैथोड। और हम लोग जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन। कोई भी हम लोग सेल बना रहे हैं उसमें एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, ये तो हम लोग जान रहे हैं। अब अगर हम लोग इसको बेरियम को ले ले और सोडियम को ले ले तो ऊपर वाले को एनोड, यानी कि बेरियम को हमेशा क्या बनाएंगे, बेरियम ले ले और क्या ले ले, सोडियम ले ले। तो बेरियम को हम लोग क्या बनाएंगे, बेरियम को हम लोग एनोड बनाएंगे और सोडियम को क्या बनाएंगे, कैथोड। अगर हम लोग निकल ले ले और लेड ले ले, निकल ले ले और लेड ले ले, तो सीरीज में ऊपर वाला एनोड बनता है और नीचे वाला क्या बनता है, कैथोड। ठीक है, इस सीरीज में अगर हम लोग प्लेटिनम ले लें, फ्लोरीन ले ले, तो प्लेटिनम को हम लोग बनाएंगे एनोड और फ्लोरीन को बनाएंगे कैथोड। मतलब इस सीरीज में जो ऊपर वाला रहता है उसके टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का ज्यादा रहता है, और जो नीचे रहता है उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का ज्यादा रहता है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल नीचे वाले का ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ इसका खास बात था इस सीरीज का। और कुछ पॉइंट जैसे कि ऊपर से नीचे जाने पे बता चुके हैं, रिएक्टिविटी का ऑर्डर घटता है। ऊपर से नीचे जाने पे इस सीरीज में थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। इस पॉइंट को भी हम नोट कर देते हैं। तो इस सीरीज में क्या है, टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाते हैं, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी decreases, also top to bottom thermal stability decreases, ठीक है, ये बात हम लोग डिस्कस किए थे। अब जैसे अगर हम कोई रिएक्शन का बात करें, किसी केमिकल रिएक्शन का बात करें, है ना, जैसे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम लोग अभी बात कर रहे हैं इसका मेटल के लिए, मेटल के लिए बात कर रहे हैं। नॉन मेटल के अलग बात करेंगे। नॉन मेटल में थोड़ा रिवर्स हो जाता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है नॉन मेटल में। ठीक है, जैसे हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं, हम लोग एक रिएक्शन ले लिया Zn प्लस CuSO4, ये बना दे रहा है ZnS, ये बना देगा ZnSO4 प्लस Cu, ये बना रहा है। और अगर हम लोग एक रिएक्शन ले लें कॉपर के सामने, हम लोग ले लें Cu प्लस FeSO4, और इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो मान लो ये प्रोडक्ट दिखा रहा है CuSO4 प्लस Fe। अब बोलेंगे कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, मतलब कौन सा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, कौन सा रिएक्शन प्रोडक्ट सही तरह से बना रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, तो ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। तो इस सीरीज में क्या जिंक ऊपर है और कॉपर से,
तो जिंक हम लोग का सीरीज में यहाँ पे है, इसके बाद यानी कॉपर नीचे है, तो हाँ जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी ये रिएक्शन फिजिबल है। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? क्या कॉपर Fe को डिस्प्लेस कर सकता है? देखते हैं। तो देखते हैं, कॉपर यहां पर है और आयरन तो इसके ऊपर है, यानी नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, यानी ये रिएक्शन नॉट फिजिबल। ठीक है, ये रिएक्शन नॉट फिजिबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल में थोड़ा सा कुछ अलग होता है। नॉन मेटल में हम लोग का क्या है कि जैसे इसमें क्या था कि ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर देता था, इसमें नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस करता है, यानी बॉटम टॉप को डिस्प्लेस करता है। किसमें? नॉन मेटल के सीरीज में। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना है, इन नॉन मेटल एक्टिविटी सीरीज, इन नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, कौन है नॉन मेटल वाला? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। इसमें क्या होगा? ऊपर वाला नीचे को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है, यानी बॉटम डिस्प्लेसेस टॉप। इसमें कुछ अलग बात करेंगे हम लोग, बॉटम डिस्प्लेसेस क्या? टॉप ऑफ द सीरीज। ठीक है, बॉटम डिस्प्लेसेस टॉप ऑफ द सीरीज, यहां पर नोट करें। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं ये वाला, इसका तो हम लोग समझ गए कि टॉप वाला बॉटम को डिस्प्लेस कर सकता है। किसमें? ये मेटल वाला जो एक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है। और नॉन मेटल वाले में अगर ऐसा बात कर दें हम लोग के पास ऐसा हो कि यहां पर है Br2 और इसका रिएक्शन हम लोग करवा दे Br2 का, किससे करवा दे? इसका करवा दे KF से, KCl से, KI से, तो कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है इसमें? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सीरीज में ब्रोमीन यहां पे है और क्या बोले हैं कि बॉटम डिस्प्लेसेस टॉप, नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस यहां नहीं करेगा, यानी कि ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है और ब्रोमीन फ्लोरीन को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस आसानी से कर सकता है। तो क्या होने वाला है यहाँ हम लोग का? यहां पर बन जाएगा KBr और प्लस I2 बन जाएगा। ये चीज तो हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग एक रिएक्शन ऐसा दे दें, यहां पर बात करें F2 का, अगर हम लोग बात करें F2 का और इसका अगर हम लोग देखें रिएक्शन करा के, किससे करा दें? KCl से करा दे, KBr से करा दे और KI से करा दे, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है? तो हम लोग देख रहे हैं फ्लोरीन सबसे बॉटम में है सीरीज का, यानी ये क्लोरीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है और आयोडीन को, यानी बॉटम वाला टॉप को डिस्प्लेस कर सकता है इस सीरीज में। तो क्या होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पर KF बन सकता है, यहाँ पर भी KF बन सकता है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है ये फ्लोरीन, और यहाँ पर भी KF बन सकता है, और बाकी यहाँ पर Cl2, यहाँ पर Br2 और यहाँ पर I2, ऐसा है। ठीक है, यानी तीनों रिएक्शन फिजिबल है, आगे को प्रोसीड करेगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा अब फैराडेज लॉ का बात करते हैं। अच्छा, उसके पहले इसका एक और इंपॉर्टेंस कहां पर आ जाता है इस सीरीज का? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिए, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर हम लोग लेते हैं, इसमें हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड्स को डाला, इसमें हम लोगों ने कोई डीसी सोर्स को डाला और बात है इलेक्ट्रोलाइट का, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं NaCl, ठीक, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं H2O और एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं BaCl2, ठीक, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं CaSO4, CaSO4। तो इसमें है क्या? इसमें CaSO4 किसमें टूटेगा?
सॉल्यूशन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, या तो एक्वस फेज में रहता है या मोल्टेन स्टेट में रहता है, और एक्वस या मोल्टेन फेज में ये अपने आयंस में टूट जाता है। तो कैल्शियम क्या होगा, Ca2 प्लस और SO4 - 2 में टूटेगा। NaCl क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। H2O कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। BaCl2 कैसे टूटेगा, Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में टूट जाएगा। तो ये कुछ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई कैटायंस तो बहुत सारा है, एनायंस तो बहुत सारा है, और पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है, जब हम लोग बैटरी जोड़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के भरे कंटेनर में, जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होगा उसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो क्या होता है, ये कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड और एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। यानी कि इसमें कैटायंस जो है, कैटायंस इसको कैथोड की तरफ जाना है, और जो एनायंस है उसको एनोड की तरफ जाना है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, कैटायंस कैथोड की तरफ जाना है और एनायंस एनोड की तरफ जाना है। तो क्या होगा यहाँ पर, कैटायंस तो बहुत सारा है, एनायंस तो बहुत सारा है, कौन सा जाएगा। तो अब हम लोग को इसके लिए सीरीज का मदद लेना है। हम लोग यहाँ पर एनायंस वाला भी सीरीज बना चुके हैं और कैटायंस वाला के लिए ये सीरीज कहलाएगा, ठीक है। तो जो सीरीज में नीचे है वो पहले जाके डिस्चार्ज होगा। तो कैटायंस वाले के सीरीज में नीचे कौन है, लिथियम, कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन। तो सबसे नीचे हाइड्रोजन, इसके ऊपर ही है बेरियम, ठीक है। बेरियम यहाँ पे है, सोडियम भी ऊपर में है, कैल्शियम भी ऊपर में है, और सबसे नीचे में कौन है, हाइड्रोजन। यानी सबसे पहले कौन जाएगा यहाँ पर डिस्चार्ज होने के लिए, हाइड्रोजन। और यहाँ पर नेगेटिव वाले में क्या है, SO4 माइनस, Cl माइनस, OH माइनस। सबसे नीचे कौन है, Cl माइनस है। तो यहां पर से कौन डिस्चार्ज होने के लिए जा रहा है, Cl माइनस। मतलब यहां पर से Cl माइनस, ये वाला क्या है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला क्या है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम लोग के पास क्या होता है, कैटायंस कैथोड की तरफ जाता है, तो कैटायंस यहां पर कौन है, H प्लस, यानी H प्लस जो है ये कहां जाएगा, कैटायंस कैथोड की तरफ डिस्चार्ज होने के लिए। और एनायंस यहां पर कौन जा रहा है, Cl माइनस। Cl माइनस एनायंस कहां जाएगा, एनोड की तरफ। और ये जो जाके डिस्चार्ज हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करा रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो लिसिस हो जाता है, ब्रेकिंग हो जाता है, और करस्पॉन्डिंगली जाके डिपोजिशन या डिस्चार्ज होता है अपने अपने रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स के पास, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स बात था। अब हम लोग बात करते हैं फैराडेज लॉ का। तो फैराडे का 2 लॉ था, ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ठीक है। इसके पहले हम लोगों को कुछ छोटा टर्म भी देखना था, जैसे कि नॉर्मलिटी का क्या मीनिंग है, मोलारिटी का क्या मीनिंग है, ठीक है, ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये मोल टर्म क्या होता है, ठीक है, ये फैराडे जो है कूलम्स कांस्टेंट क्या है, फैराडे नंबर क्या है, ये 96,500 कूलम क्या है, ये सब कुछ बेसिक टर्म्स था जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए फैराडे लॉ के लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग के लिए एक टर्म आता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास सिंपली अगर हम मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर दें, मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर दे, या वैलेंसी फैक्टर ही इसको बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दें, तो वो मिल जाता है इक्विवेलेंट मास। एक टर्म आता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या होता है, ये होता है कि कोई वेट इन ग्राम और बटा ये इक्विवेलेंट मास, ठीक। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल रहे हैं, मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करके। अब ये n फैक्टर कैसे निकाला जाए, तो n फैक्टर हम लोग 4 टाइप से डिफाइन करते हैं, फॉर एसिड, फॉर
एसिड, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन, है ना, एसिड, यानी नंबर ऑफ H प्लस आयंस हम लोग देखते हैं जो कि रिप्लेस हो सकता है, जो कि डिसोसिएट हो सकता है, उस नंबर ऑफ H प्लस आयंस। ऐसा नहीं कि किसी के पास H है और वो टूट ही नहीं रहा है ना, तो इसको देखना है कि कितना H प्लस टूट रहा है सॉल्यूशन में, वो H प्लस को काउंट करना है। तो नंबर ऑफ H प्लस काउंट करेंगे, जैसे HCl का N फैक्टर कितना हो गया 1, यानी बैलेंसी फैक्टर। H2SO4 का N फैक्टर कितना हो गया, इसमें दोनों H टूट जा रहा है तो 2, ठीक है। अगर हम लोग के पास HNO3 है, इसका N फैक्टर कितना है तो 1, ठीक है। तो ये सब हम लोग का N फैक्टर एसिड के लिए हुआ। यही चीज अगर हम लोग बेस के लिए देखें तो बेस के लिए देखें तो बेस के लिए N फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? बेस के लिए जो N फैक्टर हम लोग का होता है वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस होता है, यानी कितना OH माइनस जाके डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। और सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ चार्ज देखेंगे, और अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन जो होता है वही होता है N फैक्टर। तो यहां पर बेस के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस, यानी ये रिप्लेसेबल होता है, कितना हम लोग का ये रिप्लेस हो सकता है ना, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिप्लेसेबल, ठीक है। जैसे अगर बात करें NaOH का तो N फैक्टर 1 है, अगर बात करें KOH का तो N फैक्टर 1 है, अगर बात करें BaOH होल ट्वाइस का तो N फैक्टर 2 है, अगर बात करें AlOH होल थ्राइस का तो N फैक्टर कितना है 3 है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग सॉल्ट का बात करें तो अगर हम लोग बात करें सॉल्ट के लिए, किसी सॉल्ट के लिए, तो इसके लिए जो N फैक्टर होता है, N फैक्टर फॉर सॉल्ट, नंबर ऑफ चार्ज, जैसे हम लोग को भी सॉल्ट ले लेते हैं NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस एक चार्ज है तो N फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें Na2SO4 तो ये टूटता है 2Na प्लस में, SO4 माइनस 2 में तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो इसमें भी N फैक्टर कितना होता है 2 होता है। अगर हम बात करें Al2SO4 होल थ्राइस, इस सॉल्ट का अगर बात करें तो एल्युमिनियम को कैसे तोड़ते हैं 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर 2 या 6 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है, मतलब इसका N फैक्टर कितना है 6 है। इस तरह से चार्ज का निकाल लिए। और रिडॉक्स रिएक्शन में, फॉर रिडॉक्स रिएक्शन N फैक्टर जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोललिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। फैराडेज लॉ को भी डिस्कस करेंगे और उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्शन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।